न दिल को लगाते न हैरान होते, न दिल को लगाते न हैरान होते, काश हम मोहब्बत से अनजान होते, अनजान होते। जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार, भारत माता की जय। जब मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को फिर से दरोगा अड्डा पे, और साइंस का वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान मंथन का वह सीरीज़ 24वां सीरीज़ को लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, एसएससी जीडी हो, बिहार सचिवालय हो, या सेंट्रल वाला एसएससी हो, या बिहार वाला एसएससी हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव लेवल का साइंस हो, साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री का, जो समझ लीजिए कि जीएस और जीके जीएस आपका कंप्लीट फुल्ली तैयारी। आपको लगेगा यह तैयारी करने के बाद, आपको जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो लगना चाहिए, प्रश्न दिखना चाहिए वहाँ पर कि हाँ प्रश्न पूछा गया है, जो हमने पढ़ा वो आया, वह चीज़ सब कुछ देखना चाहिए। तो इधर उधर बहुत सारे बुक्स है, कोई बुक खराब नहीं होता है, कोई चैनल खराब नहीं होता है। सब बुक, सब चैनल, सभी टीचर अपने अपने जगह पर बिल्कुल परफेक्ट हैं और एकदम कोई भी गलत नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन बस यही दिक्कत होता है कि जब हम परीक्षा में जाते हैं तो प्रश्न देखने को नहीं मिलता है। अरे हम तो पढ़े थे कुछ और, आ गया कुछ और। तो यही सबको ठीक करने के लिए हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को हम लेने का काम किया है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम प्रारंभ करते हैं विज्ञान मंथन का यह सेशन। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि सब कुछ अच्छा चले, आपका भी अच्छा चले और हमें भी मोटिवेशन मिले। बस दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। सफलता असफलता अपने जगह पे है, लेकिन कर्म प्रधान होता है। अपना मेहनत को जारी रखें और अपने आप से किए हुए वादा को पूरा करें। बस यही कहूँगा और कुछ नहीं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है? तो वह हो जाएगा 200 से 280 nm। ठीक है, कहता है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी, तो वह 200 से 280 mn। इसका व्याख्या कहता है कि तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण जो है वह किस परास में दिखेगा? तो 400 से 700 mn। सौर विकिरण निम्न से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 mn। चलिए, कहता है कि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर तक विस्तृत है। इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण, यानी कि परास 100 mn से, पराबैंगनी किरण का अगर परास की बात कर ले तो 100 नैनोमीटर से आपका 400 नैनोमीटर है। तो श्वेत पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश का अगर परास की बात करें तो वह 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है, तथा अवरक्त विकिरण जिसका परास जो है 700 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर देखा गया है में विभाजित किया जा सकता है। चलिए तीसरा प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य की अगर बात करें तो वो 390 से 780 नैनोमीटर के बीच, याद रखेंगे। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। चलिए अब आते हैं चौथा प्रश्न पर। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 5500 एमएक्सट्रंग उसको बोलेंगे, ए पर पावर 0 है तो एमएक्सट्रम बोलेंगे। कहता है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है 5500 एंगस्ट्रम। चलिए अब पांचवा प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है, कैसा होता है? तो तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों समान होते हैं। चलिए छठवां प्रश्न है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि दिखाई देता है कि सीधी रेखा में चल रहा है, वह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सी नंबर ऑप्शन है कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। चलिए सातवां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो वह ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश का। तो किसका वेग अधिकतम होता है? देखिए, कॉस्मिक किरण, इलेक्ट्रॉन और पराधत्विनिक तरंग और प्रकाश में जो है सबसे ज़्यादा
वेग अगर अधिकतम की बात करें तो वो प्रकाश में होता है। चलिए 8वां प्रश्न की बात करें, कौन सा कथन सत्य है। देखिए कौन कौन सा कथन सत्य है, तो प्रकाश का वेग अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, चलिए ये भी देख ले। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा आपके प्रकाश का वेग अधिक होता है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश की गति निर्वात में शून्य अवस्था में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि ध्वनि की 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का वेग कांच में 2.0 × 10⁸ मीटर होता है। देखिए हमेशा याद रखेंगे, निर्वात प्रकाश अगर निर्वात की बात करें तो 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा, ये प्रकाश की बात करें। लेकिन ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर प्रकाश की बात करें पानी में तो 2.25 × 10⁸, पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग कांच की बात करें तो 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इस चीज़ को याद रखें। 9वां प्रश्न है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुपात कितना है। वही बताइए कि 3 × 10⁸ होगा, बी ऑप्शन सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए 10वां प्रश्न है प्रकाश की गति, फिर वही बात हो गई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखिए सब पूछा गया है प्रीवियस ईयर। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में, तो निर्वात में होगा, क्या है कि पानी में कम होता है, हाइड्रोजन में इसमें कम। देखिए 12वां प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो कांच से जब जाती है तो वह न्यूनतम हो जाती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच से। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो वह 8.8 मिनट लगता है, या 500 सेकंड कह ले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 14वां कि सूर्य की पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय कितना लगता है, तो 8 मिनट, क्लियर है। 15वां प्रश्न है प्रकाश तरंग में वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल प्रभावित होता है वे है तरंगदैर्घ्य और वेग। कहता है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह है वेग और वह है तरंगदैर्घ्य और वेग। चलिए 16वां प्रश्न की ओर देखते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति नहीं बदलता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलता है, इसको याद रखेंगे। चलिए 17वां प्रश्न की ओर देखते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तब क्या होता है भाई। देखिए इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अविलंब से दूर हट जाती है, क्लियर। इसका चाल बढ़ जाएगा तथा अविलंब से दूर हट जाएगा। 18वां प्रश्न की बात करें, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो वह है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। चलते हैं 19वां प्रश्न, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस, तो नियोन है। देखिए सजावट वाला जितना भी लाइट होता है ना, चाहे विज्ञापन जो होता है, जब प्रचार प्रसार के लिए विसर्जन नलिका में प्रयुक्त होता है गैस, तो वह होता है नियोन, याद रखेंगे। 20वां प्रश्न देखिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ये आप जान लें कि बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, साबुन का जब फेनाता है ना, जब नहाते हैं चाहे कपड़ा धोते हैं, उस समय आपका जब साबुन रिन साबुन है चाहे कोई भी साबुन फेना के बुलबुला छूटने लगेगा। वो बुलबुला को ऐसे हाथ से करके थोड़ा सा फूकिएगा हाथ में, तो बुलबुला निकलेगा, तो वह बुलबुला कलरफुल होता है। तो वह किसके कारण होता है, तो परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। चलिए 21वां प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरा से कांच में। जब प्रकाश हीरा से कांच में पहुंचेगा ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। वायु से जल में जाएगा तो नहीं होगा, जल से कांच में जाएगा नहीं होगा, वायु से कांच में नहीं जाएगा, लेकिन हीरा से कांच में जाएगा तो वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का वो है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 22वां, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय फाइबर जो है वह किस पर काम करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए 23वां प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है, क्लियर है। 24वां प्रश्न, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो प्रकाश तरंग में। देखिए कहता है तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, तो प्रकाश तरंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस पर विचार करना है। तंतु प्रकाशीय
पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण रिलायंस उद्योग समूह संबंध करता है। जिसमें कौन सही होगा? इसका ऑप्शन 1, 2 और 3 से बता रहा है, यानी कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, वो भी सही है। और चौथा आपकी बात कर ले, अगर हम तीसरा की बात कर ले तो प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। चलिए क्लियर है। आते हैं 26वां प्रश्न, कहता है कि मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन कहिए या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहिए, एक ही चीज़ हुआ। तो एंडोस्कोप जो है मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर के द्वारा एंडोस्कोप सिद्धांत करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक एंडोस्कोप है, क्या है? इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई है ही नहीं, इसका आपका ये गलत है, ठीक है, सारा ऑप्शन नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए 28वां प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, सब लोग जानते हैं, आप आईएससी में पढ़े हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलिए इसको पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो वही कुल आंतरिक परावर्तन के कारण, ये भी क्लियर है। मृग तृष्णा उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ये भी ठीक है। 31 नंबर है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश तापन परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो देखिए मरीचिका बनने का कारण है स्थलीय तापन और प्रकाश का अपवर्तन, इसके लिए मरीचिका बनती है, स्थलीय तापन और अपवर्तन के कारण। एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है, जगमगाता है? देखिए एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित 33वां प्रश्न देखते हैं, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो वह है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। चलिए 34 नंबर की बात करें, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो बताइए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकेगा, अभी बताएं। ये भी बात वही कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। 36वां है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए कथन क्या कहता है, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। अच्छा, आर कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए आपका कहता है ए सही है, आर गलती है, तो यानी कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, गलती हो गया। चलिए 37वां प्रश्न है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम? वह हो जाएगा होलोग्राफी। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है ये होलोग्राफी, त्रिविमीय, बिल्कुल सही है। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेज़र किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किया जा सकता है। 38वां प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? होलोग्राफी, बताइए। 39वां प्रश्न देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? वह रोस्टर स्कैन। फिर से सुनिएगा, 39 नंबर प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दा पर, फास्फोरस का जो कोटेड पर्दा होता है उस पर फोकस करके प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो वह है रोस्टर स्कैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 नंबर, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। देखिए रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो वह हो जाएगा आपका सभी पारदर्शी माध्यम में के, सभी पारदर्शी माध्यम के। चलिए अगला प्रश्न, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणों
किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव तथा गैस में से गुजरती है तब इसकी प्रकिरणित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। चलिए 41वां प्रश्न क्या कहता है, ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? तो लेजर बीम। देखिए IAS 2000 में पूछा गया है प्री में कि ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है क्या? तो लेजर बीम। चलिए आते हैं हम 42 में, जब एक सीडी सूरज के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए ऑडियो वीडियो प्रणाली की प्रयुक्त, देखिए सीडी जो है ना, आप कैसेट देखे होइएगा, पहले गोलका कैसेट जो आता था बड़ा चमकता था, ठीक है। तो इसके बारे में कहला है वो चमकता है इंद्रधनुष की तरह, क्या कारण है? तो परावर्तन विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं पारगमन के परिघटना के आधार पर, विवर्तन पर पारगमन की परिघटना पर, अपवर्तन विवर्तन पारगमन परिघटना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परावर्तन एवं विवर्तन के, परावर्तन विवर्तन होता है तो चमकता है। देखिए दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले, प्रश्न कहता है 43 नंबर की, दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, इसका कारण क्या है? कहता है कि दीर्घ जो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश का प्रकीर्णन कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश के प्रकीर्णन से अधिक होता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जानेंगे हम कि क्या क्या कारण है। तो इसका आंसर डी बता रहा है, यानी कि 3 और 4 सही है। यानी रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। और है चौथा है कि अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। चलिए बढ़ते हैं हम 44वां प्रश्न। कहता है एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद क्या होता है? फ़ोन आ गया था, सॉरी, फिर से चलते हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। और इसका कारण कहता है कि आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। यह काहे होता है, सो देख लीजिए। क्या दोनों सही है कि क्या है? देख लीजिए, इसका आंसर सी कह रहा है, मतलब कि ये सही आर गलती है। यानी कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, ये सही है। लेकिन 0.1 सेकंड तक बना रहता है, ये गलत है। कहता है, इसका पढ़ लेते हैं कि प्रश्नगत कथन ए सही है, आर गलती, क्योंकि आँख की रेटिना पर निर्मित उद्दीपन हटाने के बाद 16 सेकंड बाद तक बना रहता है। लेकिन यहाँ कितना दिखा रहा था? 0.1 सेकंड नहीं, 16 सेकंड बाद तक बना। चलिए 45वां प्रश्न कहता है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन के संकेत निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते क्योंकि पृथ्वी का सतह वक्राकार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेत का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आवृत्ति मॉड्यूलन। फिर से सुनिएगा, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलन। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 47वां। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो वह वस्तु से छोटा उल्टा होता है, ठीक है, दृष्टिपटल पर। चलिए अगला प्रश्न, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो वह उल्टा तथा वास्तविक। अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो उल्टा तथा वास्तविक। आते हैं 49 नंबर प्रश्न पर। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? देखिए ये क्या है, पहले आप लोग इसका ऑप्शन बताइए कि पढ़ते हैं इसका। एक आँख से ज़्यादा 2 आँख होना कहना जरूरी है। तो पहले ऑप्शन वा एगो कहता है पहला, 2 आँखों के कारण रंग आसानी से पहचाने जा सकते हैं। चलिए ऑप्शन बी कहता है कि 2 आँखों के कारण हम अंधेरे पर हल्के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग तो अनुभव किए होइएगा, कुछ बताइए और आप कमेंट करें।
सी कहता है कि इसी कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। इस कारण मोजेक विजन द्वारा मनुष्य देख सकता है। चौथा कहता है दो आँख रहेगा ना तो दूरी व गहराई का एहसास होता है। तो कौन सही होगा सो आप बता दें। इसका आंसर यही है डी की दो आँख वाला को ना दूरी या गहराई बड़ा बढ़िया से एहसास होता है ना। तो एगो आँख रहेगा, कोनो चश्मा पहनते होइएगा बचपन में, हम एक बार पहने थे उजला चश्मा था, पहने थे तो बुझा रहा था कि आगे पहाड़ है, जमीन में बुझा रहा था पहाड़ है, तो बड़ा धीरे धीरे पैर रखते थे, बुझा रहा था कि जैसे ढरमना के गिर जाएंगे, उसे होता था। चलिए 50वां प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से एक के कारण होता है। देखिए सूर्य ग्रहण के में जो आँख पर देखते हैं ना, सूर्य को देखते हैं तो कहता है कि आँख खराब हो जाएगा। रेटिना पर जो जलने लगता है आँख, तो क्या कारण है उसके कारण? अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के कारण हमारा आँख जो रेटिना जलने लगता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे। 20 क्वेश्चन और लेंगे इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है क्वेश्चन सब है। और प्रकाश चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ऑप्टिक्स जो लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए लाइट चैप्टर का ये पूरा क्वेश्चन है। 51वां प्रश्न है, किसी तारे का रंग क्या है? कि उसमें 150 क्वेश्चन है, तो इसमें हम सोचे कि 70 कर देते हैं। एगो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा कर देते हैं। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका ताप को दर्शाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण अगर होता है तो समझिए कि धूलकण, प्रकाश का विसरण है तो धूलकण के कारण होता है। चलिए 53 नंबर, वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है? तो धूलकण भी होता, वही होगा, धूलेकण होगा, हमेशा याद रखेंगे। अगला कहता है 54 नंबर कि कुछ कथन दिया विचार करना। यदि मेजेंटा रक्ताभ नील लोहित जिसको बोलते हैं, यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। ठीक है, अच्छा, यदि कहता है कि यदि मेजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटता है तो प्रतिच्छेदित जो क्षेत्र है वो रंग लाल होगा। ठीक है। दूसरा कहता है कि यदि सायन माने अतिराव नीला, यदि सायन और मेजेंटा एक दूसरे को वृत्त है माने एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र रंग नीला होगा। तो कौन सा सही होगा? तो दोनों सही है। ठीक है। चलिए 55वां है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होने का काम होता है। चलिए 56वां प्रश्न है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो आपको पता ही है लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और सबसे लंबा है, सॉरी, बैगनी का सबसे कम है। इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए जिसका मान, देखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है जिसका मान 7.5 गुना 10⁻⁻5 है, लेकिन बैगनी का सबसे कम है जिसका मान जो है 4 गुना 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर से सुन ले, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिसका मान की बात करें तो 7.5 गुना 10⁻⁻5 है, लेकिन बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है जिसका वैल्यू है 4 गुना 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। 57 सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश तो बैगनी होगा। अच्छा 58 देखिए, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग बैगनी। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो देखिए नीला प्रकाश में बहुत ऊर्जा होती है, याद रखेंगे। नीला प्रकाश में ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगा। लाल मार के लोग चलाते हैं, तरंगदैर्घ्य न लाल में ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें उच्चतम ऊर्जा की बात करें तो वो नीला प्रकाश में उच्चतम होता है। क्लियर। 60वां प्रश्न स्टेटमेंट और कारण दिया हुआ है। देखिए प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। ठीक है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। ठीक है, लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। अच्छा, हमको लगता है कि इसमें ए गलत है परंतु आर सही है, हमको भी यही लग रहा था, ए गलत है। ठीक है, कहता है कि प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा, नहीं, गलत है। तो लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक है, ये ठीक है। चलिए 10 प्रश्न और है, धनाधन कर लेते हैं। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। इस चीज़ को याद रखेंगे। सूर्य उगने से पहले ही दिखाई दे देता है, यानी सूर्य प्रकाश का अपवर्तन है। चलिए 62 है, क्षितिज माने जमीन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है, वह किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण।
तो क्या देखिए आप 61 में भी अपवर्तन था, हमें वास्तविक सूर्योदय एवं कुछ मिनट सूर्य पहले ही दिखाई देता है। इसका कारण आपका बता दिए प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन 62 नंबर भी वही है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। चलिए 63 नंबर, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, वह बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। फिर से सुनिए, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। कहता है कि गहरे समुद्र में सतह से 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। 64वां प्रश्न है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रयुक्त होता है, वो इसलिए कि इसकी तरंग दैर्घ्य लंबाई सर्वाधिक होती है। देखिए अब आते हैं 65वां प्रश्न कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखिए गलती हो गया, खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे हमको लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों सही है। खतरे का सिग्नल लाल बनाया जाता है वो भी सही है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये बात भी सही है। चलिए इसका कारण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, सर्वप्रमुख कारण यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों में कम विकिरित होने वाला लाल रंग व्यक्ति तक अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई पड़ता है तथा उद्देश्य की पूर्ति करता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जब सूर्य किरणों सर्वाधिक दूरी तय करती है तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास पहुंचता है। शेष रंगों का मार्ग प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होने के कारण इसी भी स्थिति में निहित है। सूर्य से दूर हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्णन रंगों को देखते हैं। चूँकि बैगनी और तत्पश्चात जामुनी एवं नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सर्वाधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। चलिए 66वां प्रश्न, आकाश नीला क्यों पड़ता है दिखाई? आकाश नीला दिखाई देने का कारण है कि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है लेकिन लाल का सबसे कम होता है, इसलिए सिग्नल बनता है रेल वाला चाहे ट्रैफिक वाला। 67वां प्रश्न है, आकाश नीला लगता है। आकाश नीला लगता है अभी हम बता दिए आपको कि इसका कारण है कि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है, इसी के लिए एक बार फिर से देखिए, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। चलिए 68वां प्रश्न, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, आंसर यही होगा। 69वां प्रश्न, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। आकाश का नीला रंग क्यों होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसको याद रखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। चलिए अब 17वां और लास्ट प्रश्न है कि आकाश नीला दिखाई देता है, तो अभी बता दिए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। और यह साइंस विज्ञान मंथन का यह 24वां सेशन था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत इससे फ़ायदा भी होगा। तो धन्यवाद।